कर्मी हैं, उनका भी एक सर्वे होना चाहिए कि क्या उन योजनाओं का फ़ायदा सही से महिलाओं को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो एक सकारात्मक महिलाओं से संबंधित जो भी खबरें आपके यहाँ से प्रसारित हो, एक सकारात्मक तरीके से उनको लिया जाए। इसी के साथ मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैनल के चलाने में केवल टीआरपी नहीं होती है, उसमें एक शिक्षा भी होता है और एक इस देश के लिए सेवा करने के एक भाव भी होना चाहिए। और अनपॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी हर समय अपने सही और गलत का आधार नहीं तय करता है। कभी कभी सही बात बड़ा अनपॉपुलर होता है और गलत बात बड़ा पॉपुलर होता है। तो इसलिए हम लोगों को उस रास्ते चलना चाहिए और कहा गया है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, वो भूमिका निभानी चाहिए। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। सबसे पहले देखते हैं अब तक की हेडलाइंस। राजधानी में रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर, एसएमएस अस्पताल में गड़बड़ाई व्यवस्था, 2 दौर की वार्ता रही बेनतीजा। 13 को विधानसभा में अकेले शपथ लेंगी राज्य आलाकमान के साथ होगा मंत्रियों के नामों पर विचार। बीजेपी में नए प्रदेशाध्यक्ष की तलाश। आसाराम मामले में 5 आरोपियों की पेशी, पुलिस ने शिवा से बरामद की वीडियो क्लिप्स। कोर्ट में की पेश, नारायण साईं ने माना 15 महिलाओं से थे संबंध। करप्शन के खिलाफ फर्स्ट इंडिया की मुहिम, कोटा में कारोबारियों ने लिया संकल्प, घूसखोर का नहीं देंगे साथ। और दूसरे दिन भी जारी रहा अन्ना का अनशन, मजबूत लोकपाल आने तक डटे रहने का संकल्प। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। इस बार चुनाव में कई रिकॉर्ड्स बने तो कई ध्वस्त भी हो गए। जीत हार के कई समीकरणों की दोनों पार्टियों में जोड़ बाकी भी शुरू हो गई, लेकिन कांग्रेस हैरत में दिखी और भाजपा खुश होती नजर आई। मसला था अल्पसंख्यक वोट बैंक की शिफ्टिंग का। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या अब भाजपा ऑप्शन बनी है? क्या कांग्रेस से नाराजगी है या फिर सब दावे हवा हवाई है? आखिर क्या माना जाए? मोदी मन को भाए बिग फाइट लाइव में इसी पर बात होगी। इस दौरान हमारे साथ है भाजपा के सलावत खान साहब, कांग्रेस से कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे खानू खान साहब, जमात इस्लामी से सलीम इंजीनियर साहब हमारे साथ हैं, साहित्यकार इकराम राजस्थानी जी भी इस चर्चा में हमारे साथ हैं। सभी मेहमानों को यहाँ स्वागत है। इस बार ऐसा लगा कि मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक समझती आ रही कांग्रेस का मिथक टूट गया। अल्पसंख्यक वोटरों में एक तबका उभर कर आया जिसका कांग्रेस से मोहभंग हुआ। अब तक अछूत समझी जाती रही भाजपा के पक्ष में क्या ये सब माहौल गया? पहला मौका था कि कांग्रेस से एक भी मुस्लिम विधायक जीत कर नहीं है। चुनावी नतीजों ने अच्छी तरह बता दिया है कि मुसलमान अब आंख मूंद कर कांग्रेस को वोट नहीं करेगा। कांग्रेस ने 16 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, उनमें से एक भी नहीं जीता। कांग्रेस के रणनीतिकार इस खुशफहमी में थे कि नरेंद्र मोदी को आगे करने से अल्पसंख्यक वोट अपने आप उनकी तरफ आ जाएगा। लेकिन गोपालगढ़, आसींद, केकड़ी, सरवाड़, सुरवाल, गंगापुर कांड का असर मुस्लिम वोटों पर पड़ा। अलवर भरतपुर में पार्टी ने 3 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था और तीनों ही हार गए। नरेंद्र मोदी के कारण कांग्रेस अल्पसंख्यकों में जिस ध्रुवीकरण की उम्मीद कर रही थी वो अब हवा हो गई है। राजनीतिक प्रेक्षक तो यहाँ तक कहते हैं कि वक्त रहते कांग्रेस ने रणनीति नहीं बदली तो यूपी और बिहार की तर्ज पर मुसलमान वोट या तो किसी मजबूत तीसरी ताकत की तरफ झुक जाएगा या भाजपा में चला जाएगा। क्योंकि मुस्लिम वोटों में भाजपा अगर 10% भी सेंध लगाती है तो कांग्रेस को हराने के लिए ये काफी होगा। जैसलमेर, शिव, सवाई माधोपुर, कामा, नागौर, डीडवाना और तिजारा में यही हुआ।
इस बार के चुनाव परिणामों ने ये भी साबित कर दिया कि किसी अकेली जाति या समुदाय के नाम पर अब चुनाव नहीं जीते जा सकते। फर्स्ट इंडिया के लिए गोवर्धन चौधरी की रिपोर्ट। भारत में अटल बिहारी वाजपेयी जैसा होना चाहिए। नरेंद्र मोदी हमारे केंद्र सरकार में ऐसे न होना चाहिए। ये तो बहुत दंगा कराएगा। मोदी की वजह से कोई नुकसान नहीं होगा। मोदी की वजह से अल्पसंख्यकों के वोट बीजेपी में और बढ़ेंगे। गुजरात में भी अल्पसंख्यक है, मोदी को सपोर्ट करते हैं। राजस्थान में, पूरे भारत में लोग सपोर्ट करेंगे। मोदी जी ने जो गुजरात के अंदर पहले जो दंगे करवाए थे, उसकी बाबत उनकी कुछ नाराजगी है और नाराजगी वाजिब भी है। और एक खास मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल कई उठे, जनता की राय भी आई और कैसा चुनाव ये निकला ये भी हमने देखा। सलावत खान साहब, एक सवाल है। बीजेपी दावा करती है कि मोदी की हवा है। कुछ वोटर्स हमारे साथ थे, दरअसल वो कह रहे हैं मोदी के साथ नहीं, हम भाजपा के साथ गए। यानी मैं आपको बताऊं, राजस्थान में जो आज वसुंधरा जी ने 5 साल जो कार्यकाल किया, एक ऐतिहासिक कार्यकाल किया, 36 की 36 कौम को साथ लेके चले, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और आज जैसे माइनॉरिटी की बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी माइनॉरिटी को सही नहीं भरती, मगर आज भारतीय जनता पार्टी के 6 चेयरमैन होते थे पहले, उनको स्टेट मिनिस्टर के दर्जे पहली बार माननीय वसुंधरा जी ने दिए। आज तक किसी कांग्रेस ने, किसी पार्टी ने नहीं दिया था। दूसरा क्या है कि मदरसों में बजट भी उन्होंने अच्छे बढ़ाए और कोई गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बना, गवर्नमेंट पहली बार मुस्लिम को इदारा बना, वो वक्फ बोर्ड का ऑफिस बना। उसको देखते ही अब की बार अशोक गहलोत जी ने, कांग्रेस ने अब की बार वो मदरसा बोर्ड का भी ऑफिस बनाया। तो ऐसे देख के वो 36 की 36 कौम को साथ लेकर चलते। भैरू सिंह जी की राज में ये जामा मस्जिद का गेट खुला मेन रोड पे, भैरू सिंह जी ने खुलवाया। और दरगाह में जो अजमेर शरीफ में पैसे दिए 80 करोड़ रुपए। आप बीजेपी से हैं। दरअसल एक शख्स अभी बोल रहे थे प्रधानमंत्री हो तो वाजपेयी जैसा, मोदी जैसा नहीं। मैं समझा नहीं, कुछ बता पाएंगे क्या फर्क है पार्टी में? आप क्या देखते हैं दोनों? वो तो अलग अलग अपनी अपनी सोच होती है। जो प्रधानमंत्री कोई बनेगा, चाहे मोदी बने चाहे अटल जी रहे, वो सब एक को सबको मान सम्मान। जैसे बीजेपी का कार्यकाल में फर्स्ट बार 7 साल अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, आज तक कोई अंगुली नहीं उठा सकता है। लोग ये कहते हैं कि इतिहास में ऐसा प्रधानमंत्री कभी नहीं आया। जमात इस्लामी से हमारे साथ सलीम साहब है जी। सलावत खान साहब बोल रहे हैं तमाम बातों से क्या आप सहमत हैं? क्या बीजेपी 5 साल के दरमियान राजस्थान में, सूबे में और देश में 7 साल, क्या इतना शासन कायम कर पाई कि आज भरोसा है एक मुस्लिम को कि मैं यहां जाकर भरोसा कर सकता हूं, वोट दे सकता हूं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को मुसलमानों की 90-95% आबादी से ज़्यादा, 5% में इसलिए छोड़ रहा हूँ कि कुछ ओहदों के लालच में और कुछ उसमें वो ज़रूर बीजेपी की तरफ गए हैं और अब हालात की वजह से भी कुछ गए हैं जी। लेकिन अभी तक भी 95% मुसलमान बीजेपी को एक सांप्रदायिक और फासिस्ट पार्टी समझते हैं और एक ऐसी मानसिकता रखने वाली पार्टी है जिसके तार गांधी जी की हत्या करने वालों से जुड़े हैं। उस मानसिकता से बाबरी मस्जिद की शहादत एक ऐसा उदाहरण है जिस पर किसी को अभी तक शर्म भी नहीं आ रही है, अफसोस भी नहीं हो रहा है। 2002 के गुजरात के दंगे, उन पर जिस पर हमारे उस वक्त के प्रधानमंत्री जी अटल बिहारी वाजपेयी जी का सर जो है शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा ये माथे पर कलंक है, मैं कैसे मुंह दिखाऊंगा बाहर जाकर। और उन्होंने उस वक्त मुख्यमंत्री के से कहा कि तुमने राजधर्म निभाना चाहिए था, नहीं निभाया। लेकिन अब उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है। ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस पर कोई एतराज हमको इस बारे में नहीं है। लेकिन जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री ने जब ये कहा कि आपने राजधर्म नहीं निभाया, अभी भी जब हम बीजेपी के साथियों से पूछते हैं कि क्या अभी भी आपको शर्म आ रही है 2002 पर, क्या माफी मांगने को तैयार हैं, क्या सुधार करने को तैयार हैं, तो मैं समझता हूं कि ये कुछ कब्रिस्तान को पैसे दे देना, कुछ मदरसा बोर्ड को पैसे दे देना, कुछ चुने हुए व्यक्तियों को चेयरमैन बनाकर लाल बत्ती की गाड़ियां दे देना, कुछ ओहदे दे देना, ये सवाल बड़ा है कि क्या चॉकलेट खिलाने से भूख मिट जाती है? मानसिकता बदलनी जरूरी है और मानसिकता के लिए इनको दिखाना पड़ेगा कि वो क्या सबको साथ इत्तेफाक रखते हैं आप इन तमाम सवालों से? तमाम जो जहन में उठते सवाल है, क्या ये
आज एक आम मुसलमान के मन में उठते हैं? नहीं, दरअसल आम मुसलमान की जो बात आप कर रहे हैं उसके बारे में सलीम साहब ने बहुत तफसील से अभी आपके सामने ख्याल पेश किया। और मुसलमानों के साथ दरअसल ट्रेजेडी ये हो रही है कि अभी 67 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, एक विचारधारा इस मुल्क में ऐसी काम कर रही है कि अभी मुसलमानों की आधी से ज्यादा शक्ति तो इस बात को साबित करने में लगी हुई है कि हम लोग इस देश के लिए गद्दार नहीं हैं। जी, हम इस देश के ही हैं, इस वतन के ही हैं, इसी पर जान लुटाने वाले हैं, इससे प्यार करते हैं, इसलिए यहाँ रहते हैं। जबकि एक दूसरी विचारधारा ये साबित करने में लगी हुई है कि मुसलमानों की वजह से ये हम अलग अलग हो गए और जो लोग पाकिस्तान बनाना चाहते तो वहां चले गए और जो भारत को भी नहीं चाहते हैं अब तक भी वो यहाँ रह गए। जबकि हम ये कहना चाहते हैं कि हर मुसलमान की आवाज ये आ रही है कि जिंदा रहे हैं लेके दिल में प्यार वतन का, अब और पुख्ता कर लिया है इस यकीन को। वो कहती हैं दफन होके भी पुरखों की हड्डियां मरकर भी नहीं छोड़ेंगे इस सरजमीन को। तो जो लोग ये दावा करते हैं कि इस सरजमीन को मरकर भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इतने वतन परस्त लोगों के सामने अगर ये विचारधारा आ रही है कि जिन लोगों ने देश के यकीन को तोड़ा है, विश्वास को तोड़ा है, मोहब्बतों को तोड़ा है, अखलाक को तोड़ा है, भाईचारे को तोड़ा है, जाहिर है कि मुसलमान किसी न किसी रूप में ये सोच जरूर रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस इन दोनों के बीच में उसे अपना कौन सा रास्ता अख्तियार करना। अगर ये वोट बैंक टूटा है, मुसलमानों का वोट बैंक टूट करके मान लीजिए बीजेपी की तरफ भी गया है, तो मैं इसे मुसलमानों की इच्छा नहीं मान रहा हूं। पिछली बार हमारी बातचीत जब हो रही थी, मुझे याद आ रहा है, आपका ख्याल था कि हो सकता है हम ऑप्शन के तौर पर चुनाव पहले, वोटिंग के एक दिन पहले हम लोग यहीं मिले थे। उस दिन आपने जरूर कहा था कि हो सकता है कि हम ऑप्शन के तौर पर भाजपा को वोट दे दें इस बार। क्या वो ऑप्शन के तौर पर इस बार वोट बैंक गया? मैं उसी बात को आगे बढ़ा रहा हूं कि वो ऑप्शन, जब और कोई ऑप्शन हमारे सामने नहीं है, मुसलमानों की जनसंख्या इतनी है, इसके बावजूद भी कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जाहिर है कि वो बीजेपी की तरफ थोड़ा सा झुकाव उनका है, लेकिन मन से वो बीजेपी की विचारधारा के साथ नहीं है। सलावत खान साहब, नहीं, आप बिल्कुल सलावत खान साहब, ये सवाल बरकरार है, लेकिन हमारे साथ फिलहाल एक दर्शक जुड़े हैं जयपुर से, राजीव जी। जी राजीव जी, अपना सवाल बताएं। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था जी, ठीक है, मुसलमान मोदी को वोट देंगे? जी, किन से है आपका सवाल राजीव जी? हाँ सर, मेरा सवाल ये था कि क्या जो ये आपके बैठे हैं वाले महाशय, जी जी, क्या ये, शुक्रिया राजीव जी। सलीम साहब और इकराम साहब, क्या अब आप मान सकते हैं कि वोट कभी इन फ्यूचर आगे कभी कोई चुनाव होता है तो आप भाजपा को चुनेंगे, किसी शख्स को चुनेंगे या मुद्दों को चुनेंगे? वोट का आधार क्या होगा आपका? देखिए, मुसलमान अपनी एक खुशगवारी को तलाश कर रहा है, अपने सुख को तलाश कर रहा है, अपने मौकों को तलाश कर रहा है। मुस्लिम नौजवान एक रोजगार की तलाश में भटक रहा है, मुस्लिम लोग अपने तालीम को तलाश कर रहे हैं, मुस्लिम लोग अपने अच्छे ओहदों के लिए बात कर रहे हैं, जहां से उन्हें ये सब अच्छे रास्ते मिलने हैं और मिलने चाहिए। बड़ी उम्मीद है सलावत खान बड़ी साहब, उम्मीद है। आप पर तो भारी वजन लग रहा है, ये पगड़ी अब थोड़ी भारी महसूस होने लगी होगी शायद आपको। क्या मानते हैं कि ये तमाम जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर गौर फरमाएंगे? सरकार जब आपकी बनेगी, नुमाइंदगी आप किसी न किसी पैमाने पर आकर करेंगे, तब क्या ये तमाम मुद्दे एक आम मुसलमान होने के नाते आप वसुंधरा जी के सामने, मंत्रियों के सामने रखेंगे? बिल्कुल, कोई बीजेपी में कोई भेदभाव नहीं है। 36 की 36 को हमको साथ लेके चलेंगे और उसमें जो काबिलियत होगी, एजुकेशन जो पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे, उनको और को मान सम्मान मिलेगा तो मुस्लिम को भी उसमें पूरा मान सम्मान मिलेगा। और जैसे सलीम साहब ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, आज जो कांग्रेस को 65 साल हो गई राज करते, उसमें 7 साल भारतीय जनता पार्टी रही। आज जो रंगराज मिश्र है, कमिश्नर है, सच्चर कमेटी है, आज उनको आती इस हालत पे पहुंचा के उसके बाद उनकी रिपोर्ट ले रहे हैं कि आप किस स्थिति में हो। आज अपन बच्चे को छोड़ देते हैं, आवारा छोड़ देते हैं, और उसके बाद में उसकी स्थिति जानते हैं कि बच्चा किस स्थिति में है, क्या कमा रहा नहीं कमा रहा है। तो ये स्थिति बनाई किसने? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आज जब मुसलमानों के आप वफादार बन रहे हो, तो इस आधार पे, इस कंडीशन में आप ये आए कैसे? भाई, जब से कांग्रेस को वोट बैंक बांध रहे हैं। अगर बात की जाए, कहीं ना कहीं शिक्षा की जो बात है, तालीम की जो बात है, वो इससे जुड़ जाती है। एक और मसला है, कांग्रेस के घोषणा पत्र में, हालांकि कांग्रेस से हमने किसी शख्स को बुलाया और वो नहीं पहुंचे अभी तक, तो तमाम स्थितियां बयां करती है, सवालों के जवाब कैसे होंगे उनके पास, वो बयां करते हैं। लेकिन एक मसला है,
जामिया उर्दू अलीगढ़ की डिग्री आज भी राजस्थान में मान्यता नहीं है मेरे ख्याल से। जी नहीं, सही फरमाया। कांग्रेस की घोषणा पत्र में वादा था 5 साल सरकार पूरी हो गई। देखिए क्या उम्मीद है सरकार से? ये तो बहुत छोटी बात आपने कही है घोषणा पत्र की। कांग्रेस के बारे में हम सबको, यानी जो मजबूरी में कांग्रेस को वोट दे रहे हैं उनको भी कांग्रेस से ये शिकायत है कि कांग्रेस ने 65 साल में वादों के सिवा, घोषणाओं के सिवा ज्यादा कुछ नहीं किया। हाँ, कुछ लोगों को जरूर पद दे दिए, कुछ लोगों को जरूर कुछ फायदे पहुंच गए, लेकिन उससे पूरी कम्युनिटी को फायदा नहीं पहुंचा। दूसरा, मैं अफसोस के साथ ये कहता हूं कि चाहे वो बीजेपी हो और कांग्रेस तो अपने आप को कहती है कि मुसलमानों पर उनका अधिकार है, वो अपना अधिकार समझती है, तो उनके यहाँ भी जो मुसलमानों के जो नुमाइंदे जो वहाँ पार्टी में या असेंबली में अब तक चुन के आते रहे, इस बार तो कोई नहीं आया, तो वो पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं, वो कम्युनिटी की कभी उन्होंने नुमाइंदगी नहीं। बिल्कुल, इस पर मैं आऊंगा आपके साथ। हमारे साथ एक दर्शक फिलहाल टोंक से जुड़े हुए हैं। जी बताएं, क्या सवाल है आपका खेमराज जी? मैं ये निवेदन करना चाह रहा था इन चाचू से भी कि हमारे देश के अंदर हिंदू मुस्लिम की जो ध्रुवीकरण की राजनीति चल रही है जी, उसमें ये कहना कि आज की मुस्लिम आबादी शिक्षा से वंचित है, 3.5% केवल मुस्लिम शिक्षित है, तो क्या मुस्लिम अपने शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हो पा रहे हैं या इनको जागरूक नहीं किया जा रहा है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसके कारण हिंदू मुस्लिम एक दूसरे से ध्रुवीकरण हो रहे हैं और देश का विकास अवरुद्ध होता जा रहा है? जी जी, शुक्रिया खेमराज जी। बेहद दिलचस्प कह दे, उम्दा सवाल कह दे, या कहते हैं जरूरी है। आज तमाम बातों में जो हम लोग जिक्र कर रहे थे, अलीगढ़ वाली डिग्री की बात थी, कहीं ना कहीं एक सवाल हर शख्स के मन में आज उभरा है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हर नागरिक और विशेष तौर से मुस्लिम समुदाय अपने बच्चों को, बच्चियों को पढ़ाना भी चाहता है, पढ़ा भी रहा है। पहले के मुकाबले में 15 साल से अब तक अगर हम देखें तो बहुत तरक्की की है। अब लड़कियां स्कूल कॉलेज तक जा रही हैं, प्रोफेशनल में जा रही हैं, स्कूल कॉलेजों की संख्या बढ़ी है। लेकिन ये बात सही है कि जिस रफ्तार से बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ सकी। लेकिन मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, जब आपका अस्तित्व खतरे में हो, जब आपकी जान माल सुरक्षित न हो, जब आपका कारोबार सुरक्षित न हो, पढ़े लिखे नौजवान, इंजीनियरिंग मेडिकल की डिग्री प्राप्त किए हुए नौजवानों पर झूठे आतंकवाद के इल्जाम लगाकर उनको सालों जेलों में बंद रखा जाए और फिर अदालत उनको बरी करे, तो इस तरह की खौफ का माहौल जो पैदा करने की कोशिश है, तो वो ये सब तरक्कियों से पहले ये चीजें आ जाती है। सेफ्टी, सिक्योरिटी और अपने अस्तित्व को बचाना, ये पहली बात है। और इन सब, और कांग्रेस इस मामले में सांप्रदायिक ताकतों के आगे उसने घुटने टेके हैं। ये शिकायत हमें कांग्रेस से है कि वो सांप्रदायिक ताकतों पे लगाम नहीं लगा। आपकी सरकार मजबूत बनेगी? हमारी सरकार में मैं बताऊं आपको कि कोई हिंदू मुस्लिम का कोई ऐसी चीज नहीं है। जो इंसाफ होगा वो होगा और सही काम होगा वो होगा, चाहे गलत कोई भी हो, चाहे इंसान। सबसे बड़ी चीज है इंसानियत जी। और जिस आदमी में इंसानियत नहीं है वो शैतान है, चाहे किसी जात का हो। और जो आदमी इंसानियत का काम करेगा, सबसे बड़ा क्या मालिक हर आदमी से पूछता है कि आपके पास ये ओहदा है, ये पावर है, उसका हिसाब आखिर में मरने, आदमी इंसान को मरना तो एक बार है, वो मालिक उससे हिसाब लेगा। जो सच्चा इंसान होगा वो इंसाफ करेगा, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे ईसाई हो। दुनिया में सबसे बड़ी चीज है इंसानियत। जिसमें इंसानियत हुई वो कभी भी कोताही नहीं बरतेगा। और आज किसी पार्टी को ले लो, कोई भी ले लो, गलत काम करे। बिल्कुल, आज जैसे ही इकराम साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने पहले ही बोला कि मैं इंसान और इंसानियत की बात करूंगा। चर्चा को जारी रखेंगे, वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। चैनल के चलाने में केवल टीआरपी नहीं होती है, उसमें एक शिक्षा भी होता है और एक इस देश के लिए सेवा करने के एक भाव भी होना चाहिए। और अनपॉपुलैरिटी और पॉपुलैरिटी हर समय अपने सही और गलत का आधार नहीं तय करता है। कभी कभी सही बात बड़ा अनपॉपुलर होता है और गलत बात बड़ा पॉपुलर होता है। तो इसलिए हम लोगों को उस रास्ते चलना चाहिए और कहा गया है कि मीडिया चौथा स्तंभ है, वो भूमिका निभानी चाहिए।
सही ना मतलब है। क्यों? बोलो तो सही। बदतमीजी मत कर। हम छोड़ दो कहीं। चल निकल यहाँ से। बहुत सह लिया, अब बस। फिर से इस चर्चा में आपका स्वागत है। खास मेहमान हमारे साथ बने हैं इकराम साहब। इंसानियत की बात थी मुसलमान की बात थी कि दरअसल ये जो मुद्दा है, ये जो वोट है, ये वोट चाहता क्या है और कहाँ जाता है। देखिए, अभी मेरे साथियों ने, चूंकि मैं किसी पार्टी से तो ताल्लुक रखता नहीं, लेकिन चूंकि एक साहित्यकार के नाते, एक आम जन सेवक के नाते या एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, जैसे भी है, मुसलमानों के लिए मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि 67 साल तक, अभी सलीम साहब ने कहा कि हमें वोट बैंक समझा जाता रहा, और शेर मैं ये कहता हूं कि और क्या मिलता हमें अपनी वफाओं का सिला, हम तुम्हारे नाम से दुनिया में पहचाने गए। तो ये लेबल हम पर लगा दिया गया कि हम तो कांग्रेस के वोट हैं। इधर बीजेपी की नीति ये रही कि कांग्रेस तो तुष्टिकरण में लगी हुई है, कांग्रेस ने भला नहीं किया, बीजेपी ने भला करने नहीं दिया। दोनों में से इस बीच में जो मुसलमान की बीच की स्थिति है उसको सोचिए। अब आप आज ही के रिजल्ट को देख लीजिए। कांग्रेस ने 17 मुस्लिम कैंडिडेट खड़े किए, एक भी नहीं जीत पाया। बीजेपी ने 3 खड़े, उनमें से 2 जीते, फिर 2 जीत के आए। तो इस 200 की विधानसभा में अगर 2 मुसलमान टोटल कहीं से जीत के आ रहे हैं, तो इससे 1% मुसलमान का प्रतिनिधित्व हमारे यहाँ हो रहा है। कहाँ खड़ा है आज का मुसलमान, मुझे ये बताइए। सवाल बड़ा है। एक सवाल को लेकर जैसलमेर से हमारे साथ जावेद साहब जुड़े। जी जावेद जी, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो, सलाम, नमस्ते टू एवरीबॉडी सर। जी बताइए सर, क्या सवाल है आपका। सर मेरा ये सवाल है कि अगर मुसलमान आज का यूथ, मैं सर एक एजुकेटेड बंदा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, अगर हम बीजेपी को एक मौका दे रहे हैं जी, तो इससे कांग्रेस को क्या तकलीफ है। आज कांग्रेस ने मुसलमानों का क्या भला किया है? कोई भला नहीं किया है। 65-70 साल में कुछ भी नहीं किया है, अंदर से खोखला किया है, सिर्फ एक वोट बैंक बनाया गया है मुस्लिमों को। बिल्कुल जावेद साहब, बड़ा सवाल है और दरअसल इसी सवाल के इर्द गिर्द आज ये बातचीत हम लोग कर रहे हैं। जैसलमेर से थे, पोखरण मुझे जहां तक याद है मुस्लिम बाहुल्य सीट है, साले मोहम्मद सिंधी मुसलमान जो कह सकते हैं वहां से सबसे ज्यादा है, वो इस बार हारे, गाजी फकीर के बेटे हारे। तो ये बात साबित करता है, क्योंकि तिजारा भी दुरू मियां साहब हार गए, नवाबी एक कह सकते हैं कि सीट रही है, रजवाड़ी सीट रही है उनकी भी, वो भी बाहुल्य इलाका था। पुष्कर पे जा सकते हैं, नसीम अख्तर हार गई। तो ये तमाम जो मिसाल हमारे सामने आ रही है, क्या हकीकत यही है कि ध्रुवीकरण कह सकते हैं, शिफ्टिंग कह सकते हैं, इस बार हुई है। देखिए ये बात सही है, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज किया कि कांग्रेस के रवैये और कांग्रेस की कार्यकलाप को लेकर मुसलमानों में भारी असंतोष था, इसमें कोई शक नहीं है और अभी भी है वो जी। लेकिन ये जरूर है कि इस वजह से कुछ परसेंटेज, बहुत कम, जिसको मैं नहीं मानता कि वो कोई बहुत बड़ा परसेंटेज है, वो ये समझकर कि शायद अब बीजेपी और कांग्रेस में शायद कोई फर्क नहीं रहा, इसलिए हम बीजेपी को वोट दे सकते हैं, तो ऐसा कुछ लोगों ने किया जरूर है। लेकिन हमारा ऑब्जर्वेशन ये है, इन सब के बावजूद भी, चूंकि मैंने अर्ज किया कि मुसलमान बीजेपी को, कांग्रेस बहुत खराब है, हम बहुत नाराज हैं उससे, लेकिन बीजेपी को इस देश के लिए बहुत खतरनाक पार्टी हम समझते हैं, क्योंकि ये लोकतंत्र का सिर्फ नाम ले रहे हैं, संविधान का भी सिर्फ नाम ले रहे हैं। इनके जो आदर्श हैं वो हिटलर और मुसोलिनी हैं, और गांधी की हत्या पर जो है ऐसी विचारधारा को कोई अफसोस नहीं है, 2002 पर अफसोस नहीं है। और आप देखिए दूसरी तरफ, एक तरफ तुष्टीकरण का आरोप ये हमारे बीजेपी के भाई कांग्रेस पर लगाते हैं, मुसलमानों को तो उनका जायज हक भी कांग्रेस ने नहीं दिया। आपकी तरफ, आपके लिए एक तरफ हुआ और एक तरफ भाई है, और दूसरी तरफ ऐसा ही कुछ सवाल किसी दर्शक के जहन में उठ रहा है। कोटा से हमारे साथ है एजाज जी, बताएं सर क्या सवाल है आपका। हाँ, मेरा सवाल जो है, जो बीजेपी के जो नुमाइंदे बैठे हैं जी, उनसे है। सलावत खान साहब आपके लिए ये सवाल है। हेलो जी बताएं। हाँ, सवाल ये है कि बीजेपी को मतलब 2014 लोकसभा चुनाव में मुसलमान क्यों वोट दें। कांग्रेस तो बहुत ज्यादा खराब है, कुछ भी कर दिया कांग्रेस ने तो वो तो ठीक है, बीजेपी ने ऐसा क्या
क्या किया है या अब क्या करेगी अगले 6 महीनों के अंदर अंदर राजस्थान में, जिससे ये हो कि लोकसभा के अंदर मुसलमान इनको वोट दें। ये मेरा सवाल है बीजेपी। सलावत खान साहब, आपका घोषणा पत्र दरअसल क्या है? एक दर्शक, एक राजस्थानी, एक वोटर ये जानना चाह रहा है। ये है कि जब जो भी काम होगा माइनॉरिटी का 5 साल में पहले अच्छा हुआ और आज भी अच्छा होगा। ये जो 2014 का जो बजट होगा वो बहुत अच्छा होगा और 36 की 36 कौम का एक साथ समान में होगा, कोई फर्क नहीं आएगा मुसलमान में और गैर में। क्या माना जाए, कोई बोर्ड के चेयरमैन आप बनेंगे, कहीं बैठेंगे तो क्या करेंगे आप? हमारा दरअसल क्योंकि टिकट तो रह गए इस बार वंचित। मान लीजिए कोई लाल बत्ती मिलती है, कहीं कोई ओहदा मिलता है, फिर क्या करेंगे? समुदाय ये जानना चाहता है आपसे। पहले आप बीजेपी की तरफ से वादा करते हैं या खुद की तरफ से? नहीं, मैं आपको बताऊं, जो मेन क्या होता है कि मैं व्यक्तिगत तो क्या कर सकता हूं, पार्टी मेन होती है जी, और चीफ मिनिस्टर होते हैं जो डिसीजन होते हैं। हम 5 साल में वक्फ बोर्ड चेयरमैन रहा, इतिहास में कभी ऑफिस नहीं बना था। पहला राजस्थान में मुस्लिम कोई ऑफिस बना वक्फ बोर्ड का, ऑन रिकॉर्ड है, वो मेरे कार्यकाल में बना। और वक्फ बोर्ड की किराए नीति बनी पूरे इंडिया में, नया कानून बना, वो पहली बार मैंने बनाया 2006 में। और एक ऐतिहासिक काम हुआ। ऐसी कई कब्जे थे वो खाली कराए और ईमानदारी से सच्चाई से काम किया। उसने माननीय वसुंधरा जी ने चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने हमारा पूरा सहयोग किया कि उनके सहयोग के बगैर कोई काम नहीं होता है। तो अभी भी हम पार्टी के हैं और पार्टी में जो भी होगा और सभी की जाति धर्म से ऊपर उठ के हम देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा काम करेंगे। और माइनॉरिटी की भी जो भी समस्या होगी उस पर हमें जरूर गौर करेंगे और चीफ मिनिस्टर के पास रखेंगे, उस पर भी वो समस्या का समाधान। ये जो वफादारी जितनी वसुंधरा जी के लिए है, क्या मोदी जी के लिए भी है? वो देख, मोदी जी का क्या है, आज जैसे अटल जी रहे तो वैसे जैसे कोई चीफ मिनिस्टर बनेगा तो अच्छा ही बनेगा। कोई उसमें आदमी की जब जवाबदारी घर पे बढ़ती है, जवाबदारी पड़ती है, तो वो सबको साथ लेकर चलता है, कभी कोई भेदभाव नहीं करता है। चलिए, एक दर्शक हमारे साथ डीडवाना से बने हैं, डीडवाना से भाजपा के ही विधायक यूनुस खान साहब। जी बताएं आपका सवाल। सर, मेरा सवाल ये है कि सलीम इंजीनियर साहब, आप खुदा से डरने वाले हैं, लोगों को मोदी के नाम से क्यों डराते हैं? जी, मोदी के नाम पे क्यों डराते हैं? यूं जी बिल्कुल। देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मुसलमान सही माने में किसी से डरता नहीं है। ये जो मोदी के नाम से डराने की कोशिश है ये कांग्रेस कर रही है। हम किसी से डरते नहीं है। दुनिया में बड़े बड़े आतताई आए और चले गए और उनका हश्र भी देख लिया, हिटलर और मुसोलिनी ने क्या कर लिया और उनका आखिरी अंजाम भी देख लिया। हम तो चूंकि भाजपा वाले भी इस देश के नागरिक हैं, हम इनको बताना चाहते हैं कि अगर आप गलत रास्ते पर चलेंगे तो आपका भी नुकसान होगा, देश का भी नुकसान होगा। सलावत हम खान तो ये साहब बात तो कहना चाह रहे हैं कि सलावत खान साहब तो कह रहे हैं कि तबके के लिए काफी कुछ किया है, 5 साल मौका मिला है, तो इन्होंने जो किया है तो उस आधार पर तो अब तो आपको साथ आ जाना चाहिए, कोई शक शुबा तो ना हो। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि पार्टी में जो हमारे भाई चले जाते हैं वो पार्टी का प्रतिनिधित्व ज्यादा करते हैं। कम्युनिटी से पूछिए कि उनके पास क्या हुआ। ठीक है, इनको हो सकता है लग रहा हो, लेकिन कम्युनिटी को भी लगना चाहिए, समाज को भी लगना चाहिए कि वाकई उनके साथ कोई आप हमें बता दो कि इससे पहले वक्फ बोर्ड का ऑफिस किसी ने बनाया था क्या? ऑन रिकॉर्ड है, ये कहने की बात नहीं है कि मुस्लिम डिपार्टमेंट कोई भी ऑफिस इससे पहले बना था क्या राजस्थान में? वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनना अच्छी बात है, हम बधाई देते हैं। यानी ऐसे घूम रहे थे कि बेघर समस्याओं का हल है। नहीं, बैठने की जगह तो होनी चाहिए। सबसे पहले आपको घर तो चाहिए भाई बैठने के लिए, उसके बाद क्या मैटर है? सब कम से कम बैठने की स्थायी जगह, आज जैसे ऑफिस नहीं हो यहाँ। उनका कहना है शुरुआत कर दी, आगे बढ़ जाए। फिर भी हरा दिया इनको। पिछली बार इन्होंने वक्फ बोर्ड का ऑफिस बनाया था लेकिन नहीं माना लोगों ने इनकी सरकार को हराया। नहीं, फिर भी हमारी तो 80 सीटें आई। अभी देखो ना कंडीशन, वो तो कांग्रेस वालों से, चर्चा को लेकर जुड़े। इकराम साहब, बड़ा सवाल है, इनका दावा है बहुत कुछ किया और आगे भी करेंगे। आम वोटर के नाते आप क्या सोचते हैं, इतना कुछ काम हुआ है, ये जो भरोसा इस बार दिखा है वो किस बेस पर सभी करते हैं? बीजेपी भी कर रही है, कांग्रेस भी कर रही है, लेकिन एक जनसाधारण का, जनता का व्यक्ति जिस मयार पर खड़े होकर के वो सोच रहा है उसके मुताबिक भी तो काम हो। अब अभी आपने जिक्र किया कि कांग्रेस के बड़े बड़े मिनिस्टर हार गए, तो वो हारने की कोई वजह तो रही होगी जी। उनके लिए ये महसूस हुआ कि वो लोग, जनता से उनका सीधा संपर्क नहीं रहा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि चलिए बीजेपी सरकार आ रही है, आने दीजिए, लेकिन जो गलतियां, जो बातें, जो जनता से संपर्क कांग्रेस ने नहीं रखा, वो बीजेपी कितने हद तक उस संपर्क को बढ़ाएगी?
बड़ा सवाल है आपके लिए। एक सवाल शायद हो हमारे में से किसी एक के लिए। भीलवाड़ा से हमारे साथ जुड़े हैं, जी बताएं क्या सवाल है सर आपका? सर मेरा सवाल ये है कि अल्पसंख्यकों ने